नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको ध्यान है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, हमने शुरू किया है सेट एग्ज़ाम 2023 मिशन 60 डेज़ बैच। मतलब सेट के एग्ज़ाम के 60 दिन बचे हैं और हमारा मिशन है कि इस 60 डेज़ में हम सफलता प्राप्त करें। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करेंगे सेट 2013 में हुआ पेपर हिस्ट्री का, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि हमें अपनी तैयारी का स्तर कैसा रखना है, आरपीएससी से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में एक साफ जब पिक्चर होगी एग्ज़ाम की तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इस पेपर को सॉल्व भी करेंगे और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी हम साथ साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये पेपर था 2013 का। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेपर से पहले हमें दिए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। आप हमेशा पेपर पढ़ते वक्त ये ध्यान देना कि है और नहीं है में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम पेपर को उसी हिसाब से करें। इसमें पूछा गया है हिस्सा नहीं है, तो देखिए आरण्य ग्रंथ हिस्सा है, ब्राह्मण ग्रंथ हिस्सा है, वेदांत है। इसका आंसर होगा वेदांग हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरण्य ग्रंथों में मंत्रों के विशिष्ट अर्थ को बताया गया है। वेदांत उपनिषदों का ही दूसरा नाम है, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। और प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है जो उसके क्लिष्ट अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है। तो वेदांगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हमें इसके साथ ये पता होना चाहिए कि वेदांगों की संख्या 6 है और इसका वर्णन किस में किया गया है? इसका वर्णन किया गया है मुंडको उपनिषद में, और जिसमें हमारे 6 वेदांगों के बारे में बताया गया है और उन्हें वेदों के 6 अंग माना गया है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी काली चमकीली मृद भांड परंपरा की किस काल से संबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर है मौर्य युग से। इसको संबद्ध किया गया है मौर्य युग से। ये मृद भांड जब आगे हम सिलेबस करेंगे तो हम देखेंगे कि हर काल के अलग अलग मृद भांड रहे हैं। तो उत्तरी काली चमकीली मृद भांड परंपरा के काल के मृद भांड किस काल से संबंधित है? मौर्य युग से। नवपाषाण काल में गर्त आवरणों के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बुर्जहोम और गुफ कराल दोनों स्थानों से। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मगिरी है ये एक महापाषाण कालीन स्थल है जो दक्षिण भारत में है, महापाषाण काल से संबंधित स्थल है। और बुर्जहोम और गुफ कराल ये कश्मीर से उत्खनित नवपाषाण कालीन स्थल है। और इसको बुर्जहोम की खोज करी थी या उत्खनन किया था डी टेरा पीटरसन ने, और गुफ कराल की करी थी ए.के. शर्मा ने। नेक्स्ट। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल नवीनतम उत्खनित स्थल है? नवीनतम स्थल पूछा है, तो नवीनतम स्थल है कानमेर, क्योंकि धोलावीरा, राखीगढ़ी, देमाबाद ये तीनों ही स्थल पहले खोजे जा चुके थे। धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में और देमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। कानमेर है जैसलमेर में, राजस्थान, और ये सबसे नवीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत देखना है इसमें। गोदीबाड़ा लोथल में है, सही। स्टेडियम जूनीकुरन में है, सही। शैल टंकित जलाशय धोलावीरा में है, सही। मनके बनाने का कारखाना कालीबंगा में है, गलत। तो इसका आंसर होगा मनके बनाने का कारखाना, क्योंकि इसने पूछा है गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये है चनहुदड़ों में,
चनहूतड़ो में जो है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन था? तो ये था त्वष्टा, बढ़ई। नेक्स्ट, बुद्ध के काल के 16 महाजनपदों की सूची में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में अवस्थित है? राजस्थान में है मत्स्य जनपद, तो इसका आंसर है मत्स्य जनपद। आपको ध्यान होगा महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? मत्स्य जनपद। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि इन 16 महाजनपदों के नाम की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों ही स्रोत से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का विचार नहीं था? नहीं था, तो इसका आंसर है एकात्मवाद। एकात्मवाद जैन धर्म का विचार नहीं था। क्यों? क्योंकि वह अनिश्वरवादी मानसिकता को मानता था। तो जो अनिश्वरवादी होता है वो एकात्मवादी। जब ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मान रहे हो तो द्वैतवाद, एकात्मवाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ये एकात्मवादी था। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन आप ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। तो इसमें है, यह निसंदेह बौद्ध धर्म था, यह एक आचार संहिता थी, इसमें सभी धर्मों का सार था, वह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए लक्षित था। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें थी, तो यह एक बौद्ध धर्म नहीं था। तो इसका आंसर होगा यह निसंदेह एक बौद्ध धर्म था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय जनता को 7 वर्गों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मेगास्थनीज की सूची में नहीं था? तो उसकी सूची में नहीं था दास। मेगास्थनीज यहाँ आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। यूनानी राजदूत था यह, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतवर्ष के बारे में बताया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, और इंडिका के जो उद्धरण हैं वो हमें उसके समकालीन जो यात्री थे उनके विवरणों से प्राप्त होता है। इसके बारे में ये माना जाता है कि कंपैरेटिवली टू यूनान यहाँ पर दासों की स्थिति सही थी, इसलिए मेगास्थनीज ये अनुमान नहीं लगा पाया कि यहाँ पर दास थे या नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश के शासक थे और इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयास किया था। समुद्रगुप्त आपको पता ही है, इसको स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। और खारवेल, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, जो कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, संगम ग्रंथ तोलकाप्यम किस विषय से संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है। इसके रचयिता थे तोलकाप्यर। ऐसा है कि दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन हुआ था और उसी दौरान इस साहित्य की रचना की गई थी। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में विष्टि का क्या उल्लेख है?
एक मिनट इसको ऊपर करती हूँ मैं। ये था क्वेश्चन, अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। गुप्त राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में विष्टि क्या था, तो यह बेगार था। गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख कहलाता था सार्थवाह कहलाता था। ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इनको बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप। चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक इकाई का सही घटता क्रम क्या था? सही घटता क्रम पूछा है, तो घटता क्रम होगा ये, मंडल सबसे बड़ा, उससे छोटा कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रम। तो इसका ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखिए आप, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखी, ये सही है। मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी, ये भी सही है। याहिया सरहिंदी ने फुतह सालातीन लिखी, ये गलत है क्योंकि ये लिखी थी इसामी ने, ये रचना थी इसामी की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अमीर खुसरो ने किरानू सादेन लिखी थी, ये सही है। नेक्स्ट करते हैं हम। ये रचनाओं के नाम आप जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो इसको साथ साथ करते चलेंगे। वापस सुमेलित करो। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऐसे सवालों में क्या होता है विद्यार्थियों, कई बार अगर आपको 2 ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं और वो यहाँ आप मैच करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, कई बार, हमेशा नहीं, है ना। नेक्स्ट देखिए आप इसको। इल्तुतमिश ने चांदी का टका प्रचलित किया था। इसने चांदी की मुद्रा चलाई थी जिसे टंका कहा जाता था, और पीतल का जीतल। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा, ये अस्पताल था, इसकी स्थापना करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी, ये किसानों के लिए स्थापित किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सहनाए मंडी की स्थापना की थी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के दौरान। और पहला शहनाए मंडी था मलिक कबूल, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शंस कहाँ मिल रहे हैं हमें? पहले का बी, ठीक है, दूसरे का फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा की स्थापना करी, यस ये, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं हम। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान द्वारा सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दरें लागू की गई थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, इसमें पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब पूछा है सही सुमेलित है। नासिरिया मदरसा स्थापित किया था इल्तुतमिश ने, हमें पहले में ही अपना आंसर मिल जाता है। ये किया था इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर मंगोलों से युद्ध के दौरान मारा गया था। उसी की स्मृति में इसने स्थापित किया था नासिरिया मदरसा। होजे खास सिकंदर लोदी का नहीं था, ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये सलाई, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये अलाई दरवाज़ा है, ये भी स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और तुगलकाबाद मोहम्मद बिन तुगलक के भाई फिरोज तुगलक ने बनाया था। तो इसका आंसर है नासिरिया मदरसा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक नगर पूर्व का सिराज कहा जाता है? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, इसका आंसर होगा जौनपुर।
नेक्स्ट करते हैं हम यस, ठीक है। ये भी फैक्चुअल सवाल था। इसमें एक तरफ लेखक के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी कृति का नाम दिया है। हमें इसको मैच करना था कि कौन सी कृति किसकी है। तो इसमें निज़ामुद्दीन औलिया ने लिखी थी रहतुल कुलूब, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ने लिखी थी खैरुल मजलिस, और अल हुज़विरी ने लिखी थी काशफ अल महजूब, और अमीर हसन दहलवी ने लिखी थी फ़वाइद उल फ़ौद। और हमने जो किया है वो मैच हो रहे हैं हमारे ऑप्शन 4 से। यस, ऑप्शन 4 से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद है आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपने अपनी रणनीति इस हिसाब से बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। रामानंद के शिष्य पद्मावती थे, सही। कबीर के शिष्य गोपाल दास थे, सही। चैतन्य, हरिदास और वल्लभाचार्य के शिष्य भगवान दास नहीं थे। तो इसका ऑप्शन 4 राइट है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है विद्यार्थियों कि जब आप बार बार अपने सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो ये क्वेश्चंस आप वहाँ पर आसानी से सही कर सकते हैं। 1-2 बार की पढ़ाई से आप ऐसे क्वेश्चंस में मात खा जाएंगे, इसलिए आप अपने नोट्स का बार बार अध्ययन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, निम्न में से कौन अष्टदिग्गज में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ये थे कृष्णदेवराय, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हुए, जिसे बाबर ने भी बहुत शक्तिशाली हिंदू शासक के रूप में बताया है। तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो 8 विद्वान थे उन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। तो उनमें शामिल नहीं थे तिरुपान, शामिल नहीं थे। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ मैं। अष्टप्रधान हमारे सामने आते हैं, ये थे शिवाजी के दरबार में, मराठा शासक शिवाजी के दरबार में। नवरत्नों के बारे में आपने सुना होगा। तो नवरत्न थे, एक तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, उनके दरबार में, और दूसरा अकबर के दरबार में। ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ये पूछा है, 4 राज्यों के नाम दिए हैं और उनमें कौन से उनके संस्थापक थे उसको हमें मैच करना है। तो देखिए, इसके अंदर बीदर के थे अमीर अली बरीद, बीजापुर के थे यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा के थे कुतुब शाह और अहमदनगर के थे अहमद निज़ाम शाह। तो ये हमारा आंसर बनता है बी। सबसे पहले हमने लिखा बी, ओके, फिर हमने लिखा डी, बी डी, यस, बी डी ए सी। ऐसे अब देखिए, आप इसमें एक चीज़ देखिए कि 2 आंसर तो पहले ही डिलीट हो गए, 2nd और 4th। ठीक है, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें 2 अगर यहाँ पर सही आ गए ना, तो हम इसके सही आंसर पर आसानी से पहुँच सकते हैं विद्यार्थियों। आप देखिए, बीदर का अमीर अली बरीद हो गया, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। आप देखेंगे तो बी और डी का कॉम्बिनेशन बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ अगर आपको 2 भी आसानी से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये 5 थे, एक था बरार भी। बरार का जो संस्थापक, वहाँ पर जो राजवंश था वो था इमाद शाही। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अमीर सदा ने दक्षिण में विद्रोह कर दिया था और उसके बाद बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आया
और बाद में बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह के समय ये 5 भागों में विभाजित हो गया, जो 4 ये और 1 ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। यस, देखिए कानून ए हुमायूनी के लेखक कौन था? तो इसका लेखक था ख्वांदा मीर। तो इसका आंसर हो गया ख्वांदा मीर। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जौहर ने तज़किरात उल वाक़ियात लिखा था, और मिर्ज़ा हैदर दौलत ने लिखी थी तारीख़ रसीदी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में हमारे 4 तैयार हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट यह मानता था कि प्रभु सत्ता एक दैवीय प्रकाश है जो ईश्वर द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अकबर। फरेज़दी, जिले इलाही की उपाधियां इसने धारण की थी। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा में मशरूत का नया नियम जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। मनसबदारी व्यवस्था आपको पता होगा मित्रों, ये अकबर ने प्रारंभ की थी और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट, हर शासक के शासनकाल में इसमें कुछ कुछ परिवर्तन होते रहे थे। मुगल काल में परगना में कौन सा अधिकारी सम्मिलित नहीं था? तो ये था फौजदार। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य में निम्न में से एक ग्रामीण अधिकारी नहीं था? तो ये था देश पांडे। बाकी चोगुल, महार और कुलकर्णी ये तीनों ही ग्रामीण अधिकारी थे, और इसने पूछा है नहीं था, तो इसका ऑप्शन होगा देश पांडे। नेक्स्ट, अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वालों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा जफर बेग। इसने पूछा है सम्मिलित नहीं था। नकीब खां, शेख सुल्तान और अब्दुल कादिर बदायूनी ये तीनों ही इसमें शामिल थे, केवल जफर बेग इसमें शामिल नहीं था। और इसका जो प्रधान या नेतृत्व दिया था उसने, ये फेजी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, उन्नीसवीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन प्रेरित था, ये किया था हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा। ये यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या शुरू करने वाले थे। ये एक्चुअली इटली में जो यंग इटली आंदोलन हुआ था, इटली के एकीकरण के समय उससे प्रभावित थे, और उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने बंगाल में ये यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था काली मिर्च तथा अन्य उत्कृष्ट मसालों के व्यापार का अभिग्रहण करना। वास्को डी गामा सबसे पहले काली मिर्ची लेकर के गया था यहाँ से, और उस पर उसको काफ़ी गुना मुनाफा प्राप्त हुआ था। यस, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ मीर कासिम का गठजोड़। ऑप्शन 2, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन 3, मीर कासिम का फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र। और ऑप्शन 4, मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। तो इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। हुआ यूं कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर शासक था, मुगल शासक, और वो एक असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया था। उस समय एक अंग्रेज चिकित्सक हैमिल्टन ने उसका इलाज किया। उससे वो इतना अधिक प्रसन्न हो गया कि इनको एक फरमान जारी किया जिसे दस्तक कहा जाता है। दस्तक ये था कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले इन्हें बंगाल में निःशुल्क व्यापार की छूट मिल गई थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने बंगाल के जो शासक थे, भारतीय जो व्यापारी थे, वो बंगाल के शासक को कर देते थे, लेकिन ये उसको भारतीय व्यापारियों को देने लग गए, उसके बदले में खुद कुछ पैसे लेने लग गए,
जिससे मीर कासिम बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने दोनों को ही मतलब भारतीय व्यापारियों को भी बंगाल में कर मुक्त कर दिया था। इसलिए इन दोनों के बीच हुए संघर्ष का प्रमुख कारण माना जाता है अंग्रेजों द्वारा दस्तक के इस दुरुपयोग को। और ओर्म एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये सवाल ही अपने आप में गलत था। देखिए कैसे, इन्होंने सवाल पूछा कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट सही है क्योंकि इसके दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार से ये कहते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, जो कि गलत है। मार्ले मिंटो से प्रारंभ किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से शुरू की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये भी यहाँ किया इन्होंने प्रांतीय स्वायत्ता, जो भी गलत। भारत सरकार का अधिनियम है, इसमें प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी, तो ये भी गलत। तो इसमें 3 गलत हो गए और इन्होंने पूछा एक युग्म, इसलिए ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम। पहले इसी को कर लेते हैं। देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? ये था 1858 का अधिनियम, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी ये समझ चुकी थी कि अब उसे अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। और आगे चल करके जब 1818 का अधिनियम आया तो इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम। यस, ये देखिए, निम्न में से कौन से विद्रोह का सिद्धों और कानों से संबंध था? ये सवाल नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सिद्धों कानों का संबंध था संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे सिद्धों और कानों। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ये कहाँ पर की गई थी? ये कलकत्ता में की थी, भारतीय संस्कृति और इतिहास के अध्ययन हेतु एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत में किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो भारत में 1833 के अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था और वर्ष था 1843 का। तो आप ध्यान रखिएगा, अधिनियम था 1833 का और वर्ष था 1843 का। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान त्रिराज्य संधि में कौन सम्मिलित नहीं था? निजाम सम्मिलित था, अंग्रेज थे, मराठा थे, ट्रावनकोर का राजा सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर होगा ट्रावनकोर का राजा। ये हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया था जिसमें निजाम और मराठों को शामिल किया था, लेकिन हैदर अली ने अपनी कुशल कूटनीति का परिचय देते हुए युद्ध से पूर्व ही इस गुट में फूट डाल दी थी और निजाम और मराठों को अंग्रेजों से अलग कर दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ट्रावनकोर का राजा इसमें सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हम्म 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में, ध्यान रखिएगा, बरेली में निम्न में से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये थे खान बहादुर खान।
विद्यार्थियों, ये सवाल ऐसा है जो बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब आप ध्यान रखिए कि हमें कहाँ पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। ये 5-6 महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको हम अच्छे से याद रखेंगे और आप भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थायी भूमि व्यवस्था के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था 1/, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इसका आंसर होगा 1/11। इस समय भू राजस्व के लिए अंग्रेजों ने 3 प्रणालियां प्रचलित की थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली, एक थी रैयतवाड़ी और तीसरी थी महलवाड़ी। तो उसके अंतर्गत ही स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों को मध्यस्थ की भूमिका दी गई थी और उनको जो इसके बदले दिया जाता था वो था 1/11 अंश वो स्वयं के पास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस व दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो इनका केंद्रित हो गया था केंद्रीय सरकार के विरुद्ध आक्रमण को लेकर। इस विषय पर इन दोनों में मतभेद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दयानंद का संघर्ष मुख्यतः था इस्लाम के अनुयायियों के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक शक्तियों के विरुद्ध। तो दयानंद का संघर्ष था ऑप्शन 4, सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक शक्तियों के विरुद्ध। आपको जानकारी होनी चाहिए कि दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था आर्य समाज। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इनके बारे में 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हम कर लेते हैं। स्वयं की अवधारणा, स्वराज्य, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, ये अवधारणा देने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे और इनका वेदों की ओर लौटो काफ़ी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता था। इनका कहना है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी श्रेष्ठ है। इस कथन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्वदेशी के कितने बड़े समर्थक हैं। ये वैदिक कर्म कांडों के, तीर्थ यात्राओं के कटु विरोधी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में अपना संविधान लागू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में? तो इसका आंसर होगा 1899 ईस्वी में। ठीक है, 1899 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना संविधान लागू किया था। इसके साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, फिर 1886 इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नारोजी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पारसी। फिर 1887 बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और उसके बाद 1888 इसमें बने थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इन 4 अध्यक्षों के बारे में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रथम अध्यक्ष हैं। ये तो स्थापना के समय हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नारोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष हो गए, फिर मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी 87 में, 88 में जॉर्ज यूले और 1899 में इनका संविधान लागू हुआ। 1899 में इनका संविधान लागू हुआ था और 1889 में इन्होंने अपनी मताधिकार की आयु निर्धारित की थी 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे।
किस वर्ष में नरेंद्र मंडल के उद्घाटन का समारोह हुआ? ये हुआ था 1921 में। इसके बाद देसी रियासतों को जो अलग करने की नीति थी वो अंग्रेजों के द्वारा त्याग दी गई थी। इंग्लैंड में गुलाम व्यापार किस वर्ष में उन्मूलन हुआ? तो ये हुआ था 1807। और हमारे यहाँ पर कब हुआ था? 1843 1833 के अधिनियम से। आगे बढ़ते हैं। हैंग हुआ क्या? ये देखिए, बांदूम सम्मेलन में किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था एशिया और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने। फिर प्रथम इंटरनेशनल किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था लंदन में। ये सीधे फैक्चुअल सवाल है। देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य आलोचना के क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं आता है तो इसमें दस्तावेज का लेखक आता है, स्रोत आते हैं, तारीख आती है। एक मिनट, इसमें नहीं आता है दस्तावेजों के समावेश का विवरण। आंसर ये होगा। स्मारक किस प्रकार के साधन हैं? तो ये है पुरातात्विक। ठीक है, साहित्यिक मूर्तिकला पूरा लिखिए, नहीं पुरातात्विक। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व जनक कनिघम को कहा जाता है। ठीक है, हो गया है पेपर, तो एक मिनट। उम्मीद है विद्यार्थियों आप इस पेपर को समझ पाए होंगे, और हमने हर ऑप्शंस के साथ केवल सही आंसर ही नहीं ढूंढे हैं, हमने ये भी पता लगाने का प्रयास किया है कि कोई आंसर क्यों नहीं है। इस माध्यम से हमारे एक क्वेश्चन के पीछे 4 के आंसर तैयार हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बस लगे रहिए, सेट है। थैंक यू।